हेलो एवरीवन, केजीएस टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मैं शांतनु, आपका होस्ट, आज आपके लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी कहना गलत होगा, यहाँ पे ये एक लाइफ लर्निंग लेसन आपके लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक नए ऑफिसर की। नए ऑफिसर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक हमारे कितने ऑफिसर्स को देखा होगा जिन्होंने स्टूडेंट से ऑफिसर तक का सफ़र तय किया। इस कहानी में, इस रास्ते में आज एक और नई कड़ी जुड़ने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रैंक 10 सीएपीएफ जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए यहाँ पर सुमित नारायण, जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, जिन्होंने अपने उन सभी मुश्किलों को पार पाया है जो शायद हर एक इंसान के लाइफ में होती है। तो आज हम उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। और डेफिनेटली ये पॉडकास्ट आपको लर्निंग्स बहुत देने वाली है, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके दिमाग में कुछ रहता है कि हमें कुछ और जानना है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स मीट आवर चैम्पियन सुमित नारायण। हेलो सुमित। थैंक यू सो मच सर फॉर होस्टिंग मी। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। सीएपीएफ जैसा बड़ा एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना हर एक एस्पिरेंट का होता है जब अपनी जर्नी शुरू करता है। और आपने सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करा है, आपने पूरे भारत में 10वीं रैंक लाई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज उस उपलब्धि को पाने के बाद आपने कहीं ना कहीं एक अंदर से सेटिस्फेक्शन फील किया होगा कि फाइनली महीनों की, सालों की जो मेहनत है वो रंग लाई। तो कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं, ज़रा आप मुझे प्लीज़ बताइए। मैंने जब ये रैंक देखी सर कि 10 आई है, तो मैंने कुछ कुछ प्रेडिक्ट किया था मार्क्स देख के, अपने मार्क्स काउंट करके पेपर 1 के और पेपर 2 के भी मार्क्स में मुझे लगभग अंदाज़ा हो रहा था कितना है। तो जब मैंने रैंक देखी अपनी, तो मैं पीडीएफ देख रहा था, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं लास्ट तक मैं अपना कंट्रोल F दबा के उसमें सुमित नारायण टाइप करके देखूं। तो मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मैं 1 2 3 4 रैंक पे जो थे उनके नाम पढ़ रहा था। तो ऊपर से देखना शुरू किया और फिर मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ा। ये कहेंगे कि ये सबसे अच्छा था कि मैं 10वें पे रुक गया और 10वें पे मैंने अपना नाम देखा और वो हो गया। क्या इमोशंस थे उस समय जब आप अपने आप को देखते हैं? टॉप 10 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली जब वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो एक्चुअली क्या वहाँ पे इमोशंस थे आपके उस समय? इमोशंस बस्टेड, लाइक मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और भागा बाहर लाइब्रेरी के। और फिर लोगों को फ़ोन किया, मैसेज किया और कॉल किया घर में। पहले बात की कि अरे ये तो हो गया। एंड फिर सब कुछ याद आने लगता है आपको कि आपने मेहनत की है, ग्राउंड जाके सुबह 5 बजे उठ के, और 5 बजे उठ के पढ़ाई भी करनी है और फिज़िकल्स के लिए भी तैयार होना है, फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें मैं लास्ट ईयर फेल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, ऊपर से ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी, सीएसई के लिए भी पढ़ रहे हैं, सीएपीएफ के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी टैक्सिंग हो जाता था। और वो सब जर्नी याद आने लगती है आपको अचानक से कि सब कुछ सफल होता दिख रहा है आज। नहीं, वो चीज़ मैं अभी भी आपके फेस से फील कर रहा हूँ। वो जो आप अभी अभी जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं उस मोमेंट को इस समय जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लाइब्रेरी से बाहर हैं और आपका रिज़ल्ट आ चुका है। आई एम डैम श्योर आपके हाथ भी कांप रहे होंगे, अंदर से हार्ट बीट बढ़ी होगी, और शायद वो एक ऐसा इमोशन होगा कि हम समझ नहीं पा रहे होंगे कि हंसें या रो लें, चीख लें, क्या कर लें। और ये लाइफ, मैं चाहता हूँ कि लाइफ का हर वो विद्यार्थी देखे जिसने अपने करियर को संवारने की कोशिश बहुत ज़ीरो से शुरू की थी। मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारी आपकी जो जर्नी रही हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आपसे जानूँगा, आपकी कहानी आपके ही ज़ुबानी सुनूँगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे व्यूअर्स के, हमारे उन एस्पिरेंट्स के जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आप उनके एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो चुके हैं और आपके इस अनुभव से वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। रिज़ल्ट आ गया, आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आ गई, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 10 आपने यहाँ पे बताई है, आ गई है। तो ये चीज़ अंदर से सुकून देती है, स्पेशली जब आप इतना स्ट्रगल देखते हो। सुबह उठना भी है, फिज़िकल के लिए भी आप जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी मेंस के लिए भी पढ़ना है, आपको और भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि सपना खैर बहुत बड़ा होता है। आज सपना पूरा हो गया है और आज हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ के लिए एक समय हमने अपनी जर्नी शुरू की थी।
आप मुझे बताइए आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपने सब फ़ोन बताया कि आप किया लाइब्रेरी मैंने में थे, सबसे आपने फ़ोन पहले किया। माता पिता को फ़ोन अपने। किसने पिक किया था? पापा को फ़ोन किया, पापा ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी रैंक है। 10 तो किसी ने नहीं यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। कुछ लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है वो। तो इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, कोई सोचता नहीं है कि इतनी टॉप रैंक आ जाएगी। और मैंने भी नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी भी आ जाएगी इतनी अच्छी रैंक। तो मैं वैसे ही आई तो पापा ने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी रैंक है। और फिर ज़्यादा कुछ बोलने को होता नहीं, कुछ देर के लिए पॉज होता है कि अरे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की कि मेहनत हो गई है। और फिर भैया को कॉल किया, मेरे भैया बहुत बड़े, तीन भाई हैं मेरे बड़े, तो तीनों ने बहुत हेल्प करी है इस जर्नी में। तो तीनों को एक एक करके कॉल किया और तीनों ने बोला वेरी गुड रैंक करके। और फिर इंस्पायर किया कि जब इधर इतनी अच्छी रैंक आ सकती है, 10th रैंक आ सकती है, तो और अच्छे एग्ज़ाम्स में और अच्छी रैंक आ सकती है। तो दैट एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है और मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन भी एस्पिरेंट की खुद की बढ़ जाती हैं एक अचीवमेंट के बाद दूसरे अचीवमेंट को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे अच्छे से याद है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है जिनके शायद प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होते हैं। इनिशियल डेज़ में बहुत स्ट्रगल होता है। जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं वहाँ पे स्पेशली आप वहाँ बैठें और आप फेल हो गए, शायद लैक ऑफ गाइडेंस या जो भी कुछ वहाँ पे रहती हैं चीज़ें, वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। और वो कहते हैं ज़िगज़ैग जो लाइफ का होता है, जो सीसॉ लाइफ खेलती है, और फाइनली आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए शायद आपके घर वालों ने, आपने कभी सपना देखा था। ऑल इंडिया रैंक 10, कभी ये सोचा था? फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे तो प्रीलिम्स मेरे भी नहीं क्लियर हुए बहुत बार। और मैंने तैयारी शुरू की थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, शुरुआत तो यहीं से की थी। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या किसी लाइक माइंडेड एग्ज़ाम के लिए या इस तरह के एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो मेरे भी बहुत बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और उसके बाद भी मैं लगा रहा, हर प्रीलिम्स दिया, हर सीएपीएफ का वो एग्ज़ाम दिया जहाँ पे शायद सफलता उस समय नहीं मिली, और लेकिन अब अभी मिली है। तो अच्छा लग रहा है कि फाइनली कुछ तो होता दिख रहा है। डेफिनेटली जब आप अच्छा करते हैं तो अच्छा होता भी है। मुझे ज़रा सा शुरू से बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है यहाँ पे? सर मेरे फैमिली में मेरे माता पिता हैं, पहले तो वो गांव में रहते हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे। सो मेरे 3 बड़े भैया हैं। तो सबसे बड़े हैं तो वो सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं, उनसे छोटे भी सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं जीएसआई में। और उनसे छोटे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम उन्होंने यूपीएससी का निकाला, तो वो रेलवेज़ में है, आईआरएसएससी सर्विस है तो उसमें है। तो तीनों से मुझे गाइडेंस मिला है फैमिली के। जी सर, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। और एक चीज़ है कि मैं चौथा हूँ घर में जो यूपीएससी के ऑस्पिशियस गेट तक पहुंचा है और कुछ लेके आया है वहाँ से। तो दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट। आपने अभी बताया कि आपके जो चारों भाई हैं डेफिनेटली वो भी एक अच्छी, 3 भाई मतलब आप 4 ले लें अगर टोटल मिला ले तो, आप लोगों ने डेफिनेटली अचीव तो वही सब किया जो आप चाहते थे मेरे ख्याल से। इंस्पिरेशन वहीं से आई थी या कहीं और कुछ आपने देखा था? इंस्पिरेशन एक्चुअली वहीं से आई थी। मैंने जॉब किया कुछ दिन के लिए, 6 से 8 महीने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। फिर लगा कि अभी फाइनेंशियल नीड तो ज़्यादा है नहीं, तो अभी इंस्पिरेशन जो मिल रहा है उसी को परस्यू कर लेते हैं। तो मेरे भैया का हो गया था उस समय इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो उनसे भी गाइडेंस मिला, उनसे और सबसे गाइडेंस मिला मुझे कि क्या करना चाहिए। तो वो मैंने परस्यू करने की कोशिश की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के थ्रू। और फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सेंट्रल सर्विस है, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज ही मिलती हैं हमें अदर सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज के थ्रू होती है। मैंने सोचा ये भी क्यों नहीं, बहुत अच्छी पोस्ट है तो इसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। तो इंस्पिरेशन वहीं से मिला मुझे। अगर मैं बात करूं वर्दी की, आपके लाइफ में क्या रोल है वर्दी का? बहुत बड़ा रोल है वर्दी का। मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग है मेरा। मैंने यूनिफॉर्म तब भी पहनी है 4 साल, मैंने हमने बीटेक में पहनी है, फिर जॉब में भी पहनी है। तो आई अंडरस्टैंड दैट इट गिव्स यू प्राइड देता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और लड़ने की भी क्षमता देता है खुद से भी और परिस्थितियों से भी।
तो ये रोल रहा है और इसी को दोबारा पाने की कोशिश करी है मैंने, वर्दी को, यूनिफॉर्म को, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के थ्रू मिल सकती है। आपने वर्दी की कोशिश क्या करी, आपको आप वर्दी मिल चुकी है। डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्ट होती है जब हम अपने नेशन के लिए कुछ करते हैं, और वर्दी मेरे ख्याल से सबसे प्राइम जो लिस्ट में अगर बात करें तो आगे है। इसके थ्रू रह के हम देश में बहुत कुछ करते हैं, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो चीज़ पा चुके हैं थ्रू वर्दी। शायद आप नेशन को बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं डेफिनेटली यहाँ पे चाहूँगा कि क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करूँ। और ये क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास आए हैं एक उन एस्पिरेंट से जो शायद अभी CAPF के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या यूँ कहें कि वो अपने आप को किसी अच्छे करियर के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं यहाँ पे इस KGS टॉक के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन जो रहा है वो आप बता रहे थे कि BTech इन मरीन इंजीनियरिंग में रहा है। थोड़ा सा मुझे ना अपने बैकग्राउंड, स्पेशली क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्या कैसे। मैंने बीटेक किया है बैचलर टेक्नोलॉजी मरीन इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता कैंपस। पहले इसको मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या DMET बोलते थे, तो कोलकाता में है ये। वहाँ से करने के बाद मैंने ये थोड़े दिन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब करी। मैं चाहता था कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ, जो मैंने पढ़ा है 4 साल उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देख लूँ, तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी 2019 और 20 से, और 19 से तैयारी शुरू करी, और उसके बाद फिर तैयारी में लगा रहा, और कोविड आ गया बीच में 2020 में 2020 में। तो फिर मैंने सोचा कि मास्टर्स भी कर लेते हैं इस समय, और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मास्टर्स की। तो JNU में मुझे एडमिशन मिल गया। वहाँ पे JNU में मैंने डिज़ास्टर स्टडीज़ से मास्टर्स किया, और उसी के बीच में मैंने एक ऑयल स्पिल डिज़ास्टर्स जो हमारा लिंक है उसका मरीन इंजीनियरिंग से, मैंने वो कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करी डिज़ास्टर्स में, जो मेरा ग्रेजुएशन में था। तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखने की कोशिश करी, और वो किया, मैंने फिनिश किया। और वहीं पे मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा और एक बुक भी लिखी है ऑयल स्पिल हजार्ड पे। तो वो मैंने किया वहाँ पे। And the good thing is that now I can say that if you search my name in Google, Sumit Narayan, the book will appear first, and then anything about CAPF or my achievements related to CAPF will come next. तो वो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मुझे याद आ रही है अभी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक बड़ा प्यारा सा कोट है कि जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए कि आप जीवन में सफल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट के बाद मैं ज़रूर सर का एक ऑटोग्राफ लूँगा, क्योंकि इन्होंने अपनी इस जर्नी में ना जो चीज़ अचीव करी है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। तो वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सारी चीज़ों के लिए। मेरे पास बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए, और आपको सुनना सच में बहुत ही एक सुखद अनुभूति मेरे लिए है, क्योंकि जब हम एक उस इंसान से बात करते हैं जिसने ज़मीन स्तर पे अपने आप को देखा और वहाँ से अपनी उस ऊंचाइयों को ग्रैब किया, डेफिनेटली बीच में उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, आपने भी ये चीज़ फेस की होगी। अगर मैं एक क्वेश्चन यहीं से पिक कर लूँ, यहाँ पे एक हमारे व्यूअर का एक क्वेश्चन आया था बहुत प्यारा सा, कि आपका डेली रूटीन क्या था थ्रू आउट, जब आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइफस्टाइल आपने कैसा फॉलो किया, और जो प्रिपरेशन के दौरान आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। जैसे आपको पता होगा कि फिज़िकल भी है हमारे पास, रिटन भी देना है, ऐसे राइटिंग का भी फोकस है, तो कैसे आप मैनेज करते थे इन चीज़ों को। मेरा रूटीन है कि पहले तो खाने पे ज़्यादा ढंग से फोकस देना। अब ये लोगों का हो जाता है कि कंपटीशन फेज़ में हैं तो, और अकेले रह रहे होते हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण है इस जर्नी में। तो उस पे ध्यान देना, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसी जॉब जो हमें एग्ज़ाम के जस्ट बाद, अगस्त में एग्ज़ाम होता है, अभी शायद 4 अगस्त को एग्ज़ाम है, अगस्त के में एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद हमें फ़िज़िकल्स के लिए उतरना पड़ता है ग्राउंड में, और उस सब की तैयारी करनी होती है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फिज़िकल्स पे ध्यान देने के लिए ये सब करें। तो मेरा रूटीन रहता था कि मैं सुबह उठूँ 7 to 8, क्योंकि मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ। कभी कभी 9 भी बज जाते, 10 भी बज जाते हैं उठने में। तो मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ, 2 बजे तक 3 बजे तक काम ख़त्म किया तो उसी के हिसाब से सुबह उठूँगा। और मेरा रहता था कि आई डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडीड, आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन कि कितना काम मुझे करना है। वर्क आवर्स देखता हूँ कि वर्क कितना है मेरे पास, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि आज मुझे पॉलिटी ख़त्म करना है तो लक्ष्मीकांत अगर है तो लक्ष्मीकांत पूरा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो 4 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लेगा रिवीजन करने में, टोटल पूरी की पूरी किताब। तो उस टाइम फ्रेम में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा रहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रहेगा कि अगर कोई टेस्ट सीरीज़ है या कोचिंग के टेस्ट हैं, किसी कोचिंग के टेस्ट हैं, या फिर कोई रिटन काम करना है कोचिंग से रिलेटेड, तो वो भी करता हूँ। अब मेरा बहुत डायनेमिक ये रहा है, जर्नी रही है, तो मैं बहुत सारे अलग अलग काम भी करता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर मास्टर से रिलेटेड, या बुक लिखनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है, तो बीच बीच में हॉबी भी परस्यू करते रहना मेरा ये रहा है, इंटरेस्ट रहा है। तो आई यूज़ टू डू ऑल दैट ऑल्सो। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक जो आपने बताया है कि आपकी हॉबी लिखना मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद है। अ, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नंबर्स डजंट मैटर। आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो मेरे ख्याल से नंबर्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी आई गेस मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमें ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि किसी चीज़ को अचीव करना है तो आप नंबर्स के साथ मत खेलो। आप खेलो कहीं न कहीं उस चीज़ को पाने के लिए कि वो चीज़ हमें अचीव कैसे करनी है, कैसे ग्रैब करना है। अ, आपने बताया कि यहाँ पे पहले आप मुझसे यहाँ पे शेयर कर चुके हैं कि ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था वैसे ये? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। तो एग्जैक्टली तो मतलब ये जो बाकी 3 अटेम्प्ट्स थे, उन 3 अटेम्प्ट्स के जो फेलियर थे उनसे आपने क्या लर्निंग्स ली थी इस चौथे अटेम्प्ट्स के लिए? क्योंकि चौथे अटेम्प्ट में सिर्फ आपने सिलेक्शन नहीं लिया, आपने तो लेवल ही अप कर दिया है। तो क्या आपने लर्निंग्स ली थी? हर अटेम्प्ट से मेरा चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रीलिम्स हो या सीएपीएफ का स्टेज 1 हो, रिटन क्वालिफाइंग ना कर पाना हो, हर अटेम्प्ट से मेरा ये रहा है कि मैं उससे कितना निचोड़ पा रहा हूँ खुद के फेलियर्स पे कितना काम कर पा रहा हूँ। अगर वो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहीं पे गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं और वो एरिया क्यों गलत हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020-21 का जो पेपर था, सीट्स भी कम थी वैसे, बट मेरी भी गलती थी कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, सही नहीं कर पाया था। तो उससे मैंने सीखा, वहाँ पे सीखा कि मेरे कौन से एरिया ख़राब हुए हैं, कौन सा गलत हुआ है, तो उस पर मैंने काम किया। 22 वाले अटेम्प्ट में के लिए मैंने स्पेशली 21 की लर्निंग से मैंने सीखा कि कुछ एरिया है जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में वो अलग से पूछा जाता है, सीएपीएफ एग्ज़ाम में वो अलग होता है, वो सीएससी से अलग होता है। जैसे कि बेसिक साइंस हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, माइन्यूट करंट अफेयर्स, पीसीएस टाइप का या एसएससी टाइप का करंट अफेयर्स पूछा जाता है सीएपीएफ में। तो वन लाइनर्स आते हैं खूब सारे, तो उन पे खूब सारा काम किया। तो वो मेरा स्कोर जहाँ पे मैं 101 स्कोर करता था लास्ट ईयर, तो 2020 या 21 में 101 105, वो मैंने स्कोर 137 पहुंचाया। और सीखा लास्ट ईयर कि और कैसे बढ़ा सकते हैं, 180 टारगेट किया लास्ट ईयर। तो इस बार 2023 में वही स्कोर अभी आंसर किया ही है तो 160s में है कुछ। तो 30 मार्क्स हर बार बढ़ाया लर्निंग से ही, फेलियर के लर्निंग से ही। तो फेलियर्स इंपॉर्टेंट हैं बट उनसे लर्निंग उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली गिरना मैटर नहीं करता है, गिरने से जो सीख मिलती है और उस सीख को लेके आप जब बाउंस बैक करते हैं ना तो वो आपको रिजल्ट्स देती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि लाइफ में ना कुछ सीखना है। वो कहते हैं ना कि जब आपको कुछ पाना है तो हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और जो वृक्ष फलदार होते हैं वो झुकना ज़रूर पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे सुमित जी ने हमें पेश की है। सुमित जी, और आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो मैं एक क्वेश्चन स्पेशली अगर हम बात करें सीएपीएफ हमारे जो ऑफिसर्स, जैसे अभी मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, बात की है मैंने, एक क्वेश्चन मैं बड़ा कॉमन पूछता हूँ उनसे और आपसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, स्पेशली जब आप पैनल के सामने होते हैं
तो क्या आपका एक्सपीरियंस था वहाँ पे? और ये क्वेश्चन भी मैं पूछता हूँ ताकि हमारे हर पॉडकास्ट से, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे CAPF टॉपर से, तो एक आध दो क्वेश्चन भी अगर आप शेयर करना चाहें इंटरव्यू का कि उन्होंने क्या पूछा था, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी हमारे उन सभी व्यूअर्स को जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? और दूसरी चीज़, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो जिन्होंने पूछे थे। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब पहले तो क्योंकि मॉक्स देने के बाद, मॉक इंटरव्यूज़ देने के बाद, यहाँ भी KSG में भी, तो मॉक इंटरव्यू देने के बाद वो डर और वो चिंता जो होती है कि पैनल के सामने, बोर्ड के सामने बैठना है, तो वो चला गया था, ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोर्ड को वैसा ही समझा जैसे मैंने बाहर एक्सपीरियंस किया था, और वो ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसा ही गया इंटरव्यू। और बोलते हैं UPSC का इंटरव्यू थोड़ा अलग होता है, और वो थोड़ा अलग तो दिखा। तो मेरा और मैंने अपना डायफ ऐसे डिज़ाइन किया था, तो इट शुड, क्योंकि बहुत सारा वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिटी बहुत है मेरे प्रोफाइल में, तो मैंने डायफ ऐसा डिज़ाइन किया था, ऐसे भरा था फॉर्म की इंट्रीगिंग लगे। बोर्ड मेंबर शुड बी इंक्विजिटिव अबाउट नोइंग मी, कि मेरे पीछे क्या हुआ, मैंने ये क्यों किया है, ये क्या है। तो जैसे हॉबी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हॉबी में मेरे रीडिंग, रिसर्चिंग एंड क्रिएटिव एंड टेक्निकल राइटिंग और एजुकेशन वॉलंटियरिंग था। तो इस पे क्वेश्चन पूछा एक ऑनरेबल बोर्ड मेंबर ने, तो उन्होंने बोला कि हाउ डू यू परस्यू इट, कैसे करते हो। तो मैंने बताया उनको कि कैसे मैं ये परस्यू करता हूँ। और यहाँ पे ही मौका मिला मुझे, जो मैंने चीज़ डैफ में छोड़ दी थी लिखना, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से मिस हो गई थी। बुक के बारे में लिखा नहीं था जिसका मैं ऑथर रहा हूँ, तो मैंने बुक लिखी नहीं थी, बुक के बारे में मेंशन नहीं किया था, रिसर्च पेपर के बारे में भी मेंशन नहीं किया था, बुक नहीं मेंशन की थी। और मेरा विलेज बैकग्राउंड वो भी थोड़ा हिडन हो जा रहा था। तो मैंने मॉक में प्रैक्टिस कर लिया था कि मैं किसी भी तरह से बोर्ड मेंबर्स के सामने, पैनल के सामने लेके आऊँगा ये चीज़, कि मैं बता दूँ। तो उन्होंने जैसे ही मेरे से पूछा कि हाउ डू यू परस्यू दिस हॉबी, तो मैंने बताया कि मैं कैसे परस्यू करता हूँ, और एंड आई हैव ऑथर्ड अ बुक एंड अ रिसर्च पेपर ऑन सो एंड सो टॉपिक। और दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड वो दिख रहा था कि ठीक है। ये था सब। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, मतलब आपने अपनी चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, कैसे नहीं किया। और यहाँ पर जब बात CAPF की हम कर रहे हैं, यहाँ पर हैं चूँकि आप यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 10 सिक्योर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक बहुत बड़ा मसला रहा है, स्पेशली उन सभी एस्पेरेंट्स के लिए जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उन्होंने पहले करी नहीं है, या करते हैं तो उनको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली इस मंच के माध्यम से मैं आपको यही क्वेश्चन करूंगा और सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जो अभी सुमित जी आपको मेंशन करेंगे, कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो होती है उसमें हम अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे करें, और क्या ऐसा करें जो थोड़ा हमारी, जो कह सकते हैं कि हमारा जो भी पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव हो, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उसको लगे कि हाँ इसमें कुछ दम है। तो एग्जैक्टली अगर समराइज़ करूँ इसको, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं? जी सर, मैं बहुत एग्री करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अब रोल बहुत होने लगा है, क्योंकि नेचर ऑफ एग्ज़ाम बहुत इवॉल्व कर रहा है। पेपर 1 में भी लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है, एंड मोर और लेस पेपर 2 जो है वो काफ़ी हद तक अभी भी उसका नेचर बदला नहीं है बहुत सालों से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें। तो मेरा और मैंने लास्ट ईयर 2022 में 114 पेपर 2 में मार्क्स थे मेरे, which is considered good in CAPF exams, where average goes to like average जाता है 90s में, 89 में, 85 में, ऐसे एवरेज जाता है। तो वहाँ पे 114 ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने रीडिंग करी है खूब सारी। अपने इतने साल के तैयारी में 2019-20 से लगा हूँ, तो मैंने रीडिंग खूब सारी की है। मैं वीडियोस कम प्रीफर करता हूँ, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस कम प्रीफर करता हूँ। आई गो टू प्राइमरी सोर्स। मेरा रहता है कि अगर मैं कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, और अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, वीडियो नहीं देखूँगा तो न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, और अगर उसमें कुछ मुझे ऐसा रिसर्च पेपर या बुक का मेंशन मिल गया, तो मैं उस बुक को निकाल के, उस बुक को गूगल करके उसके बारे में पढ़ूँगा, या उस रिसर्च के बारे में प्राइमरी सोर्स से पढ़ूँगा कि अच्छा इसमें रियल में ऑथर ने क्या लिखा है, जिसके बारे में न्यूज़ है आज।
तो ये रहता था। और खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम CAPF एस्पिरेंट्स को अब चाहिए, मेरा सजेशन है कि खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे टॉपिक्स पे अपने ओपिनियन बनाएं और न्यूज़पेपर खूब सारा पढ़ें, ओपिनियंस स्पेशली ज़्यादा पढ़ें, तब आप ये हो पाएंगे, तैयार हो पाएंगे उसके लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन CAPF एग्ज़ाम में कोई प्राइमरी CAPF के एस्पिरेंट नहीं होते, CSE के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं या फिर CDS के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, तो उनसे है हमारा कंपटीशन। तो ज़रूरी है कि हम उन्हीं से ये सब करके आएँ, क्योंकि वो करके आ रहे हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ ब्रूटल कंपटीशन। एग्जैक्टली ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली यहाँ पर है। और ये जो बात अभी सुमित जी ने डेफिनेटली मेंशन करी है इस चीज़ में, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छा सुन सकता है, जो अच्छा बोल सकता है, जो अच्छा पढ़ सकता है, शायद वही अच्छा लिख सकता है। और आपकी लिखने की इसी कला कौशल पे आप अपने सपनों को अचीव करते हैं। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये मुझे जानना है आपसे, अब सबसे पहले भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कुछ आपने यहाँ मुझे बता दिया है। अ, इस पूरी जर्नी में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि शायद आपको अपने जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला है। मोटिवेशन कहाँ से आता था? कहाँ से आपको लगता था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही है, रुकना नहीं है? मोटिवेशन सर, मोटिवेशन का है कि मैं लगा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ परस्यू करने में लगा रहा हूँ। मैं UPSC, अगर मैंने नहीं, UPSC चल रहा है मेरा, UPSC का तैयारी अगर चल रहा है, सिविल सर्विसेज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, तो मैं साथ में अपना हॉबी परस्यू करते रहा हूँ। और कभी कभी मास्टर्स कर लिया है, कभी लास्ट ईयर था मेरा, तो लास्ट ईयर नहीं हो रहा था, तो मैंने PhD के भी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी 2-4 जगह PhD के इंटरव्यूज़ दिए। सो दिस सेंस ऑफ एक सेंस रहता है कि हमारा चलो यहाँ नहीं तो इससे बेटर हो जाएगा कुछ। सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो वी विल अचीव समथिंग बेटर ऑल्सो। देर आर लॉट मैनी फील्ड्स जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, कहीं पे एकेडमिया में जा सकते हैं या फिर कॉरपोरेट में जा सकते हैं। तो ये मोटिवेशन एक मेरा ये मोटिवेशन का तरीका था कि एक ट्रैक पकड़ लिया है एग्जामिनेशन देने का, और दूसरा है कि अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हैं या फिर अपना कुछ और अल्टरनेट करियर भी परस्यू कर रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 2 साल 3 साल करके प्रिपरेशन में हो गए हैं। तो ये मोटिवेशन इस तरह से मेरे बनाने का तरीका था। बहुत लोगों के साथ ये काम नहीं करता है, तो उनका होता है कि हम बस यही करेंगे, इसी एग्ज़ाम के लिए हमने टारगेट किया है और यही एग्ज़ाम देंगे, विच डिड नॉट वर्क विद मी। कि मैं बस एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करूँगा। मैंने वो सारे एग्ज़ाम दिए। मैंने पिछले साल शायद SSC का, पिछले साल SSC का भी एग्ज़ाम दिया था, उसका भी मेंस वगैरह दिया था। उसके बाद फिर मैंने नहीं भरा, उसके बाद CSE और CAPF ही दे रहा हूँ, और इस बार फॉर्चुनेटली निकल गया। और हर एग्ज़ाम से जब आपको सीख मिलती है, हर एग्ज़ाम से आप प्रीलिम्स दे के आए। फर्स्ट अटैम्प्ट मुझे याद है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का 2019 का अटैम्प्ट दिया था मैंने, तो उसमें मेरे 91-92 मार्क्स थे, और उस समय कट ऑफ थी 95 या 98, ऐसे कट ऑफ थी। तो मुझे लगा कि बस 5 नंबर की तो बात थी, तो मैं निकाल सकता था, थोड़े मार्क्स और होते तो मैं निकाल सकता था उस साल भी। और उस साल मेरी प्रिपरेशन बहुत कम थी, 6 महीने या 8 महीने की प्रिपरेशन थी, जॉब छोड़ के आया था और उतनी ही प्रिपरेशन थी। तो ये मोटिवेशन रहता है। दूसरा मोटिवेशन का तरीका ये था कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, हर बार अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे तो मैं कंटिन्यू करूँगा उसी पाथ पे। तो ये तरीका था। बहुत सही चीज़ यहाँ पे आपने बताई है। प्रिपरेशन की बात यहाँ पे आती है तो दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज हो जाता है, और ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनका भी क्वेश्चन है। जब मैंने पूछा यहाँ पर, एक इन जनरल मैं अपने जो भी एस्पायरेंट्स होते हैं उनसे बात करता हूँ, ये क्वेश्चंस मैं उन्हीं के लेके आया हूँ, तो मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई जो ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछी है कि आप ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। वो ये थी कि प्रिपरेशन शुरू करने का सही समय क्या होता है, और आपने इस प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में या इस प्रिपरेशन को कब शुरू किया था और कितना टाइम लग जाता है जनरली प्रिपरेशन स्टार्ट करने से लेकर अंत तक जाने में? जी सर, तो मेरी जर्नी तो मोस्टली जो शुरू हुई थी वो सिविल सर्विसेज के लिए शुरू हुई थी, और फिर मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कदम रखा, एग्ज़ाम्स देना शुरू किए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समय नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 पेपर हैं इसमें, और गाइडेड
प्रिपरेशन हो, कोई गाइड कर रहा है आपको, सही सलाह दे रहा है और आप मिसगाइड नहीं हो रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 1 साल की प्रिपरेशन और 1 अटेम्प्ट और उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इम्प्रूव करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरी लास्ट ईयर मेरा टारगेटेड अटेम्प्ट था कि इस बार निकाल देना है, तो लास्ट ईयर मेरा फिज़िकल ही रुका था। इंटरव्यू अगर दिया होता मैंने तो शायद मैं लिस्ट में इन होता, ऑल्दो सर्विस ना मिलती, प्रेफरेबल सेकंड या थर्ड चॉइस मिलती मुझे सर्विसेज में, तो और इस बार निकल गया। तो यही होता है कि आपको गाइडेंस कितना अच्छे से मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन, आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है उसी के हिसाब से। तो 2 साल इनफ है मेरे हिसाब से ज़्यादा निकाल सकते हैं उतने में। बहुत सही चीज़ यहाँ पे आपने बताई मुझे। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस रहा है, वो रहा है हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम। और ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपसे पूछने के लिए। आपने इंटरव्यू दिया है, चूँकि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने चीज़ें इंग्लिश में ही दी हैं। और आपने जैसा कि मुझे बताया भी कि आपने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था। आप थोड़ा सा यहाँ गाइड करेंगे, क्या जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है? या एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि क्या अगर वो चाहे तो इंटरव्यू हिंदी में दे सकता है, और अगर वो हिंदी में देता है इंटरव्यू, तो क्या उससे उसके सिलेक्शन होने या ना होने में कोई बैरियर तो नहीं होता? सर मैंने इंटरव्यू तो इंग्लिश में दिया है और नोटिफिकेशन में, एंड आई प्रेफर गोइंग बाय द रूल्स, और यूपीएससी भी रूल्स पसंद करता है कि कैसे आप रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे। दिस इज़ डिफरेंट दैन सेंट्रल ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में वो चॉइस भराते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में देना है, और ट्रांसलेटर भी दे देते हैं वो, अगर डिफरेंट लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी कुछ यूज़ कर रहे हैं तो। CAPF में ऐसा नहीं है। तो CAPF में आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आप ट्रांसलेटर भी डिमांड कर सकते हैं उनसे, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा है कि मैंने तो इंग्लिश में ही दिया है, और प्रेफरेबली जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लग रहा है आप कन्वे कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू पर से, इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो आप जिस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को बोर्ड के सामने अच्छे से रख पाएंगे, वो लैंग्वेज को प्रीफर करना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता कि हिंदी मीडियम में देने में या किसी एक लैंग्वेज में को प्रेफरेंस देने में कोई घाटा है बोर्ड के सामने। बोर्ड को कितने अच्छे से आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने डैफ को, अपने जो आप वहाँ पे हैं वो पर्सनालिटी अच्छे से दिखा पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है दैन हिंदी और इंग्लिश इंटरव्यू, लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू। तो मुझे लगता है कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मीडियम से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल फ़र्क, बिल्कुल नहीं पड़ता है फ़र्क। और इनफैक्ट हिंदी मीडियम के बच्चों ने भी और निकाला भी है। और जब हम पेपर 2 लिखने का हमारे पास राइट है कि हिंदी में एसेज लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं और कुछ चीज़ें हिंदी में लिख सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी मच ये है, बहुत ऑब्वियस है कि हम हिंदी में इंटरव्यू भी दे सकते हैं उधर, तो कोई समस्या नहीं तो है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट आपको रिप्लाई इस क्वेश्चन का मिल सकता था। तो अब दिमाग से ना ये चीज़ बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ। सो थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने जिस तरीके से और जिस एक्सपीरियंस को आपने अपने बताया है, ये एक्सपीरियंस बहुतों को बहुत हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, एंड येस आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मुझे उम्मीद है आप इससे बहुत बड़ा कुछ करेंगे, और आपने जिस तरीके से अपने अचीवमेंट्स पाए हैं, गेन किए हैं, ग्रैब किए हैं, उससे और ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं और वो पाएंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दौर में हम आपको सच में गूगल में देखें और सर्च करें, पढ़ें, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस का शेयर करने से और मेरे सारे एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के, प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस, स्टेज 1 के एक्सपीरियंस से भी सबसे मेरे और इन व्यूवर्स को फ़ायदा हुआ होगा जो भी देख रहे हैं। और एस्पिरेंट्स को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। 4 अगस्त को एग्ज़ाम है, अच्छे से लिखें सारे एस्पिरेंट्स, यही आशा करता हूँ। थैंक यू सर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलते चलते थोड़ा सा एक अंतिम प्रश्न सुमित जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे उन व्यूवर्स को, हमारे उन भविष्य के ऑफिसर्स को
जो शायद आपका ये पॉडकास्ट देखने के बाद एक उम्मीद लगा के बैठेंगे कि अगली बार ये ऑफिसर वाली रैंक हमें भी मिल जाए, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज देना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को और एस्पिरेंट्स को कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें बेहतर करें, अच्छा करें, और मेरे कुछ एक्सपीरियंस से अगर वो सीख सकते हैं, अगर कुछ मोटिवेशन मिलता है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस सारी खान ग्लोबल स्टडीज़ के जिस टीम को भी मैं शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह की टीम थी, जैसा उन्होंने मॉक इंटरव्यूज़ अरेंज कराए, वेल एक्सपीरियंस टीम, और सारे बोर्ड मेंबर भी सारे सर्विसेज से थे, विच वाज अ यूएसपी फॉर मी, कि मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। और सेम चीज़ मुझे यूपीएससी के बोर्ड में भी मिली कि सर्विसेज से ही लोग वहाँ पे भी होते हैं, तो यहाँ पे भी थे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अपना अगर मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो वो बेस्ट प्लेस है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, यहाँ पे कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सुमित जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए चेहरे के साथ, उनकी जर्नी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनने के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट।